मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्क को कोरोना संक्रमण से बचाव का सर्वोत्तम उपाय बताया। उपचुनाव के लिए घाटमपुर कानपुर में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से की अपील, कहा कोविड संबंधी सावधानियों को बढ़ते हुए लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी करें सुनिश्चित। देश के सभी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में खरीद सकते हैं जमीन। धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के कानून में बड़ा बदलाव तत्काल प्रभाव से हुआ लागू। कोरोना के दौर में दिल्ली पुस्तक मेला 30 और 31 अक्टूबर को वर्चुअल रूप से होगा आयोजित। पुस्तक प्रेमियों के लिए मेले में 5000 से ज्यादा पुस्तकें होंगी उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं दीपाली से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्क को कोरोना संक्रमण से बचाव का सर्वोत्तम उपाय बताया है। कानपुर नगर की घाटमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में खड़े बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रही है और जब तक कोई दवा नहीं आती है तब तक संक्रमण से बचाव ही एकमात्र उपाय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना लागू की गई और सरकार ने श्रमिकों, ठेला पटरी, रेहड़ी व्यवसायियों को भरण पोषण भत्ता, जनधन खाताधारी महिलाओं को 500 रुपए भेजने की व्यवस्था की है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े 2 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि उपलब्ध कराने के साथ ही 87 लाख वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को अग्रिम पेंशन देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कुसमांडा की इस पावन भूमि को भारत के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति देने वाले, एक नई दिशा देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दो 2017 में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए आपने श्रीमती कमला रानी वरुण जी को अपना विधायक चुना था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें प्राविधिक शिक्षा का मंत्री बनाया। विकास की प्रक्रिया के साथ जब ये क्षेत्र जुड़ रहा था उस समय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी दुखद मौत होती है और हमें उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर श्रीमती कमला रानी वरुण जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घाटमपुर क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है और कोरोना जब तक कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं आती है, मात्र बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। संक्रमण को रोकना हर एक स्टेज पर, और उस संक्रमण को रोकने के लिए भाइयों बहनों हमें निरंतर सावधान होना होगा। आपने भी परसों ही विजयादशमी का पर्व मनाया है। आदिशक्ति मां भगवती का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का पवित्र आयोजन भी संपन्न हुआ है। लेकिन पर्व और त्योहारों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सबको अपनी सामान्य दिनचर्या को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ बीमारी से बचाव के उपाय भी हमें स्वयं अपनाने होंगे
और इस देश से मैं आप सबका सबसे पहले आह्वान करूंगा कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र का स्मरण सदैव करें, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। मैं देख रहा हूं यहां पे 99% लोगों ने मास्क लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बिहार के मतदाताओं से ट्विटर के जरिए अपील की कि वे कोरोना काल में सावधानी के साथ मतदान करें। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग के दौरान सभी मतदाताओं से अपील की कि वे कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क जरूर पहनें। पीएम ने मतदाताओं से कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। आज भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कोरोना काल में देश में पहली बार बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर आज सुबह से ही मतदान चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी से 30 साल के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मतदाताओं और मतदान कर्मियों समेत चुनाव से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पोलिंग बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन लगातार जारी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण के मतदान के मद्देनजर आज धारा 144 भी लागू रहेगी। पहले चरण में 31,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मत डाले जा रहे हैं। आज 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लखनऊ में आज नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में 100% अंक पाकर टॉप करने वाली कुशीनगर के अभिनायकपुर की कुमारी आकांक्षा सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा की MBBS UG की पढ़ाई का पूरा खर्चा, प्रवेश, हॉस्टल, मेस आदि राज्य सरकार उठाएगी। भविष्य में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरी रकम एक मुश्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बालिकाओं के लिए आकांक्षा रोल मॉडल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े जिले से होने के बावजूद आकांक्षा ने सफलता का जो कीर्तिमान रचा है, वो उनकी मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून का सबूत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बालिकाओं के लिए प्रेरक भी है। छात्रों के साथ साथ बालिकाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जनपद की बालिका कुमारी आकांक्षा सिंह ने पूरे देश के अंदर नीट की इस परीक्षा को टॉप किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुआ और अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्राप्त करने के उपरांत इस परीक्षा की तैयारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनकी माताजी श्रीमती रुचि सिंह जी को, उनके पिता श्री राजेंद्र कुमार राव जी को और परिवार के सभी सदस्यों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कुमारी आकांक्षा सिंह समेत प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुराने 11 भूमि कानूनों को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ अब यहां कोई भी भारतीय नागरिक बिना डोमिसाइल के कृषि भूमि को छोड़कर भूमि खरीद सकता है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन केंद्रीय कानूनों के अनुरूप के तीसरे आदेश 2020 के तहत 11 कानूनों को निरस्त किया है। अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंडिंग स्टेट एबोलिशन एक्ट, जम्मू और कश्मीर कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1956 जैसे पहले के अधिकांश भूमि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। बीते साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को छोड़कर कोई भी यहां जमीन नहीं खरीद सकता था। बांग्लादेश और भारत के बीच आज से एयर बबल व्यवस्था के तहत विमान सेवा बहाल हो गई है। कोविड-19 महामारी के चलते दोनों देशों के बीच लगभग पिछले 8 महीने से उड़ान सेवा बाधित थी। द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत दोनों देशों की विमानन कंपनियां कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रही हैं। दिल्ली बुक फेयर वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस पुस्तक मेले में 5000 से ज्यादा पुस्तकें देखी जा सकेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल आयोजित होने वाला दिल्ली पुस्तक मेला इस साल प्रत्यक्ष रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा। इस साल दिल्ली पुस्तक मेले को वर्चुअल रूप से आयोजित करने की योजना बनाई गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा दिल्ली बुक फेयर का आयोजन 30 और 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार और शनिवार को किया जाएगा। स्मार्ट मोबाइल फोन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, आप बड़े आराम से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे सारे जितने भी बड़े पब्लिशर्स हैं और कैटेगरी वाइज उनका डिस्प्ले होगा। जिस कैटेगरी में आपको जाना है एकदम जा सकते हो आप उसमें, और उसके अंदर जो उनकी किताबें हैं वो डिस्प्लेड होंगी। आप एक स्टॉल से दूसरे पे जा सकते हो। हमारा टारगेट जब हमने शुरू किया था तो हमने बोला था 100 प्लस हमारा टारगेट है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जहां तक दर्शकों की बात है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम तकरीबन 2 लाख लोग जोड़ पाएंगे। अगर हम 2 लाख लोग जोड़ पाते हैं तो एक तो हम दुनिया में हुए किसी भी बुक फेयर से बड़े होंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन से तालमेल बनाए रखते हुए फेडरेशन ने इस साल सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले को डिजिटल रूप से आयोजित करने का फैसला किया है। पुस्तक मेले के आयोजन से प्रकाशक वर्ग भी काफी उत्साहित है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने वर्चुअल बुक फेयर का प्लान 30 और 31 अक्टूबर को किया है और ये फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक ये नया प्रयोग किया है। तो वर्चुअल में पाठक अपने घर में बैठकर इन प्रकाशकों की पुस्तकों को आसानी से देख सकते हैं, उनको कहीं जाना नहीं है। तो एक ये नया प्रयास है। डिजिटल फॉर्मेट में आयोजित होने वाले इस बुक फेयर में प्रकाशकों के साथ लेखक और पुस्तक प्रेमियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। इस बार पुस्तक मेले में 100 से ज्यादा प्रदर्शक 5000 से ज्यादा पुस्तकों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें 20 से ज्यादा वेबिनार भी आयोजित होंगे। बुक फेयर में शामिल होने के लिए events@fiponline.org पर भी संपर्क किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 72,59,509 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 90.62% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.50% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 58,439 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। नक्सल प्रभावित नौगढ़ में मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ वाराणसी परिक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक विजय सिंह मीणा द्वारा चंदौली के थाना नौगढ़ के परिसर में किया गया। इसके तहत बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के साथ विभिन्न तौर तरीकों का प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा सहायता के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 112 तत्काल पुलिस सेवा और 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और ट्विटर सेवा सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं के बारे में बताया गया।
इस अवसर पर चंदौली पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक युवतियों के रोजगार एवं कौशल विकास के लिए निःशुल्क संचालित लघु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के नए बैच की शुरुआत भी की गई, जिसमें प्रमुख रूप से ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, पाक कला एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना शामिल है। सबसे पहले तो हमको आत्मनिर्भर बनाया। हम यहाँ पे सीखकर और लड़कियों को सिखाते भी हैं और सब लगन वगैरह कर लेते हैं। तो क्या क्या इनकम हो जाती है आप यहाँ सीखने से? सर कम से कम एक लगन का हमको 3 से 4 हज़ार रुपया मिल जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जो भी हमारी महिला हैं या बच्चियाँ हैं उनकी प्रोत्साहित करना, उनका सम्मान और स्वावलंबन। इसके साथ साथ चंदौली एक नक्सल इफेक्टेड जिला है। हमारी बहुत सी योजनाएं जिले में हमें पैसा मिलता है भारत सरकार की संस्था। उसके तहत हम बहुत से जो सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम हैं उनको चलाते रहते हैं। तो इन दोनों को क्लब करते हुए आज यहाँ एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 5 तरह के ट्रेनिंग कोर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें ब्यूटिशियन का कोर्स भी है, B.Ed वगैरह मेडिसिन के लिए भी ट्रेनिंग कोर्स भी है, आपका जो बहुत से फूड आइटम्स के प्रिजर्वेशन है बनाने का तरीका है उसके लिए ट्रेनिंग कोर्स है, सिलाई केंद्र भी है और सेल्फ डिफेंस के लिए भी टाइक्वांडो कोर्स का शुभारंभ किया गया है। उसका उद्देश्य है कि जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, ये अपनी सुरक्षा भी कर सकें, स्वावलंबी बन सकें। प्रयागराज जिले के कोरांव ब्लॉक और भगवतपुर ब्लॉक को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन योजना के तहत चयन किया गया है। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शहर की तर्ज पर गांव को शहर जैसी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, रोजगार, सोलर, पेयजल, स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को खेल पार्क, आजीविका मिशन, जैविक खेती और पेयजल की व्यवस्था करना है। प्रोजेक्ट अधिकारी के सिंह ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन भारत सरकार की योजना के तहत अति पिछड़ा इलाका कोरांव ब्लॉक एवं भगवतपुर ब्लॉक का चयन किया गया है। इनको शहर जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करना भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है। पहले बहुत अच्छा हो गया। पहले तो चलते थे तो गाड़ी स्लिप खाती थी और पैदल चलने में भी दिक्कत होती थी, गिर जाते भी थे लोग, पानी भरा रहता था। अब तो सब कुछ सही है। जी बहुत अच्छा है कि गांव के लोग बाहर नहीं जाएंगे इलाज कराने के लिए। हमारे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, बस अड्डा बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, गांव विकसित हो रहा है, बच्चों के लिए पार्क बन रहा है, पानी की टंकी बन रही है। ये समझ लीजिए गांव नहीं शहर से इसकी तुलना अब मतलब हाँ की जा सकती है। आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, कोई ही नहीं थी। अब तो कम से कम रोड इंटरलॉकिंग बढ़िया, नाली बन गए हैं, लाइट की व्यवस्था हो गई है आने जाने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और भी समस्या दूर किए जा रहे हैं। लाइट हर जगह सारी व्यवस्था हो गई है, पानी वानी की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। यह गांव शहर की तर्ज पे चल रहे हैं, अब विकास हो रहा है, इंटरलॉकिंग भी हो रहा है, बढ़िया बढ़िया रोड बना दे रहे हैं। हमारे जो गाँव में कभी विकास नहीं हुआ था, जो अधूरे कार्य को पूरा किया जा रहा है आने जाने के लिए। हमारा गांव शहर की तरीके से बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया है। प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों की दशा बहुत सुदृढ़ हो गई है। बच्चे जो टाट पे बैठते थे आज वो बेंच और स्टूल पे बैठ रहे हैं। टीचर्स भी जो है वो अच्छे स्थिति में है। शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी सुधार हो गया है उसमें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है। इस योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया। झांसी में लाइव संवाद पंडित दीनदयाल सभागार में प्रसारण किया गया, जिसमें सांसद अनुराग शर्मा द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री की इस योजना ने छोटे दुकानदारों, रोजगार करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। झांसी नगर निगम में 11,987 शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर किया गया। झांसी में 13,737 शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया, जिसके सापेक्ष 8,140 ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत करते हुए 61,142 परिपथ विक्रेताओं को ऋण वितरण किया जा चुका है।
तो हमें मिल चुके हैं पैसे, तो हमारा कारोबार थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। तो हम कर रहे हैं काम, अब बैग का काम थैले का। तो इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। लॉकडाउन से मेरा ठेला बंद था, इस चक्कर में मेरा कारोबार बिल्कुल डाउन था। मोदी जी की कृपा से ये 10,000 रुपये वाला लोन मिला हुआ है। इस चक्कर में मैंने अपना मोमोज पेटिस का फिर से कारोबार स्टार्ट किया है। अब इस चक्कर में मेरा थोड़ा धंधा सही शॉर्ट चलने लगा है। देश भर में सोमवार से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 2 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान भ्रष्टाचार को समाप्त करने और इस पर कार्रवाई करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता की शपथ कर्मचारियों और अधिकारियों को दिलाई गई। मुख्य सतर्कता आयोग ने इस अवसर पर कहा कि देश की प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक को भ्रष्ट आचरण का विरोध करने के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आयोग सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के महत्व पर बल देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन करता है। हम भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण असहिष्णुता की नीति को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष का विषय सतर्क भारत समृद्ध भारत पर चुना गया है। एक राष्ट्र का विकास और प्रगति तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति और संगठन एक बुनियादी मूल्य के रूप में सत्यनिष्ठा की रक्षा में सतर्क होते हैं। आयोग का यह मानना है कि एक ऐसे समय में जबकि विश्व एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, नागरिकों तथा विभागों को अपने भीतर झांकना चाहिए। सभी विभाग इस वर्ष के दौरान आंतरिक प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। सभी संगठनों में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को सुधारने के लिए सर्वांगीण सुधार किए जाएं। इस उद्देश्य को सफल बनाने में कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक है। इन पहलों को कार्यान्वित करने के लिए हम विभागों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आयोग सभी नागरिकों से अपील करता है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। बहराइच के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पटरी व्यवसायों को प्रधानमंत्री द्वारा संचालित स्वनिधि योजना के तहत प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बहराइच सांसद अक्षय बरलाल गौड़, कैसरगंज सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह, सदर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल की मौजूदगी में जिलाधिकारी शंभू कुमार ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 1361 पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लाभ देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है। सांसद अक्षय बरलाल गौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बेहतर कार्यशैली के चलते देश ही नहीं विश्व के सर्वोत्तम पटल पर हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो आज हमारे देश के ही नहीं विश्व के गौरव हैं, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और आज लगभग 24 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन है और बहराइच में भी अभी लगभग 13,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज उसमें से कुछ लोगों को धन उपलब्ध कराया गया है बैंकों की तरफ से, हम लोगों ने उसका वितरण किया है और हम लोगों ने अनुरोध भी किया है उन सभी लोगों से, गरीबों से जो ठेले कुलचे वाले हैं, कि आप जा करके आपके बगल में रहने वाले जो आपके भाई हैं उनको भी योजना को बताइए और उनका भी लाभ उनको दिलवाने का कार्य करें। बहुत गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन में जो घोषणा किया था उसको लागू करके उन्होंने दिखाया। इसके लिए मैं पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आभार है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को लाभ वितरण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो पटरी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको 10,000 रुपये का बैंक लोन उनके खाते में भेजा गया है ताकि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें, अपने चल रहे रोजगार को मजबूत कर सकें, उनका आमदनी बढ़े, इनकम बढ़े। ये इस उद्देश्य से ये योजना संचालित की गई है। जनपद में जो हमें टारगेट मिला था उसका 100% हम लोगों ने अचीव किया है। आज 1361 पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने लोन देने में सफलता हासिल की है और आगे भी जो लोग इसके पात्र पाए जाएंगे उनको निश्चित रूप से इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
अलीगढ़ में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हजारों पथ विक्रेता आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शहर के नगर निगम द्वारा 80 वार्डों में 2-2 कैंप लगाकर पथ विक्रेताओं को इस योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लाभार्थी पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा रहे हैं। परियोजना अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर पंजीकृत पथ विक्रेताओं के द्वारा आवेदन लगातार किया जा रहा है। अब तक 14 से 15 हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। निगम को 51,000 का लक्ष्य मिला है। आवेदकों को ऋण के ब्याज में 7% सब्सिडी भी दी जा रही है। कोरोना काल में संकट के समय प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना से पथ विक्रेता काफी खुश हैं। बैंक के रीजनल मैनेजर अनिल कुमार ने बताया कि स्ट्रीट वेंडरों की जैसे ही फाइल बैंक में आ रही है उसे तत्काल निपटान किया जा रहा है और उनके खाते में 10,000 रुपए की रकम भेजी जा रही है। लाभार्थी विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना काल में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन इस योजना के आने से दोबारा गाड़ी पटरी पर आ गई है। जो सरकार ने 10,000 का लोन निकाला है उसकी वजह से हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और हमें घर बैठे काफी जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं उसका हम लाभ उठा रहे हैं, जिसके कारण मेरे बच्चे पूरा परिवार खुशहाल है। मेरा नाम शशि है, चूड़ी की काम करती हूँ मैं और कोरोना की वजह से काम हमारा बंद हो गया था। अब मोदी योजना से मैंने 10,000 रुपए लिए, अब काम चालू हो गया है। स्ट्रीट वेंडर योजना पीएम स्वनिधि के तहत नगर निगम अलीगढ़ ने व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया। हमारे यहाँ कुल 80 वार्ड हैं, 13.5 लाख की जनसंख्या का शहर है और हर वार्ड में हमने 2-2 बार कैंप लगाए, जिससे कि लगभग 15,000 स्ट्रीट वेंडर का हमने आइडेंटिफिकेशन किया और उनमें से करीब 7,000 लोगों का लोन सैंक्शन कर दिया है और 5,000 लोगों को इसका डिसबर्समेंट यानी वितरण भी कर दिया है। योजना के अंतर्गत 15,000 का जो लक्ष्य दिया गया था उसके सापेक्ष में 9,200 लोगों का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है और लगभग 6,500 लोगों को ऋण वितरित किया जा चुका है। साथ ही साथ जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है उसी तरीके से जो स्वीकृति की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि कोई जो भी आवेदन आए हुए हैं उनका पूरा निस्तारण हो और अतिशीघ्र ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि शासन ने इसमें जो स्टैंप ड्यूटी थी उसको भी माफ कर दिया है, जो कि बहुत ही उचित कदम है शासन का, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत होता था कि स्टैंप में ही बहुत परेशानी होती थी। स्टैंप माफ कर दिया चुका है। तो आज की डेट में जितने भी ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं उसके सापेक्ष में वितरण का कार्य ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम तेजी के साथ कर रहे हैं और आगे भी ये जो क्रम है वो जारी ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्क को कोरोना संक्रमण से बचाव का सर्वोत्तम उपाय बताया। उपचुनाव के लिए घाटमपुर कानपुर में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से की अपील, कहा कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी करें सुनिश्चित। देश के सभी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में खरीद सकते हैं जमीन। धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के कानून में बड़ा बदलाव, तत्काल प्रभाव से हुआ लागू। कोरोना के दौर में दिल्ली पुस्तक मेला 30 और 31 अक्टूबर को वर्चुअल रूप से होगा आयोजित। पुस्तक प्रेमियों के लिए मेले में 5,000 से ज्यादा पुस्तकें होंगी उपलब्ध। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।